तो बच्चों स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अब अपन बात करते हैं आवेश के बारे में, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी अभी हमने देखा है कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वो बेसिक शाखा होती है जिसके अंदर आवेशों के विरामावस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन अपने सामने ये उठता है कि आवेश होता क्या है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, स्थिर वैद्युतिकी में आवेशों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, वो भी स्थिर अवस्था में। लेकिन आवेश कहते किसे है? तो आवेश की बेसिक क्या डेफिनेशन दी गई है और किस तरीके से इसको समझाया गया है उसको समझते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि आवेश पदार्थ का वह मौलिक या मूलभूत गुण होता है जिसके कारण वैद्युतीय बल अनुभव किए जाते हैं। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन क्या बताई जा रही है कि आवेश पदार्थ का गुण होता है। तो देखिए यहां पे बात किसकी आ रही है? पदार्थ की। पदार्थ अपन को पता है तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? तो ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक कौन सा होता है बच्चों? गैस होता है। तो पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। तो किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। मौलिक गुण का यहां पे बेसिक मतलब किससे हुआ कि जो हर चीज के अंदर पाया जाता है, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे वो ठोस हो, दुनिया की हर चीज के अंदर क्या मौजूद है? आवेश मौजूद है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आवेश क्यों मौजूद है, इसके बारे में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दुनिया की हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है? तो अपने सामने आता है परमाणु। भाई अगर बात करें ठोस की, द्रव की या गैस की, तो केमिस्ट्री के अंदर भी अपन पढ़ते हैं कि दुनिया की हर एक चीज, जितने भी हमारे पास में पदार्थ होते हैं, वो सारे पदार्थ किससे मिलकर बने हुए होते हैं? परमाणु से। और परमाणु खुद किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो याद आता है अपने को कि परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग देखे तो नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कौन पहरा देता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो इस नाभिक के अंदर कौन है? नाभिक के अंदर एक होता है न्यूट्रॉन और एक कौन सा होता है बच्चों? प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन की यहां पे बात नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन कण है, अपन तो यहां आवेश पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रॉन के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जरूर यहां पे चर्चा की जाएगी। तो यहां पे प्रोटॉन के बारे में देखें तो ये कैसा होता है? धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो ऋणावेशित। तो ध्यान से देखा जाए तो दुनिया की हर चीज, हर एक पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से मिलकर बना हुआ है। और परमाणु खुद किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की हर चीज के अंदर आवेश मौजूद होता है। वो एक अलग बात है कि कई बार आवेश के कारण जो बल होते हैं वो दिखाई देते हैं या अनुभव किए जाते हैं, कई बार नहीं अनुभव किए जाते। अगर दो उदासीन वस्तुएं हैं, अगर उन दोनों को अगर एक दूसरे के संपर्क में लाओगे तो बल थोड़ी अनुभव होगा। वो तो गुरुत्वाकर्षण का बल भी अनुभव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना छोटा होता है गुरुत्वाकर्षण बल भी। खैर, तो अपन यहाँ पे बात जो कर रहे हैं वो आवेशों के बारे में कर रहे हैं। तो किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, मतलब आवेश हर एक पदार्थ के अंदर, चाहे वो बोर्ड देख लो, मार्कर देख लो, टेलीविजन देख लो, रेडियो देख लो, जितना भी तुम लोग सोच पा रहे हो, हर एक चीज के अंदर आवेश मौजूद है। क्योंकि हर एक वस्तु किससे मिलकर बनी हुई है? परमाणु से मिलकर बनी हुई है। परमाणु खुद आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो दुनिया की हर चीज, जहां तक तुम्हारी नजर दौड़ती है वहां तक अगर तुम लोग देखोगे तो सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई है बच्चों? आवेश से मिलकर बनी हुई है। तो आगे क्या लिख रहा है कि किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जिसके कारण वैद्युतीय बल अनुभव किए जाते हैं। वैद्युतीय बल, ये वर्ड अभी आगे आने वाला है, इसी का आगे जाके नाम आएगा कूलाम का बल, नियम आएगा इसका पूरा। तो वैद्युतीय बल अनुभव किया जाता है। विद्युतीय बल आकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण होगा, दो वस्तुएं आकर्षित करेगी, आवेशित होगी तब, या दोनों वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। तो ये कब आएगा? जब उस वस्तु के ऊपर क्या होगा बच्चों? आवेश होगा। तो किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, मूलभूत गुण होता है, जो क्या करता है बच्चों? वैद्युतीय बल अनुभव करता है। किसी पदार्थ के ऊपर बल लागू होता है, दो वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण बताएगी।
क्लियर है? तो ये हमारे पास में एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी आवेश के बारे में। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आवेश कितने टाइप के होते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, छोटी क्लासों में भी आप लोग पढ़ते हैं कि आवेश जो होते हैं वो बच्चों कितने टाइप के होते हैं। तो आवेश जो है आपके वो कितने टाइप के हैं बच्चों? 2 टाइप के। कौन कौन से? तो पहला जो है वो कौन सा है बच्चों? धनावेशित पदार्थ या धनावेश, ज्यादा बेटर है इसको लिखना, धनावेश। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? ऋणावेश। 2 तरीके के होते हैं। धनावेश को किससे रिप्रेजेंट करें? तो प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऋणावेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्यू क्या है? आवेश है। आवेश को बताने का सही तरीका स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू होता है। आप स्मॉल क्यू से भी बता सकते हो और कैपिटल, जैसे द्रव्यमान को आप स्मॉल एम कैपिटल एम से बताते हो, वेग को वी से बताते हो, उसी तरीके से आवेश को बताने का तरीका क्या होगा? या तो स्मॉल क्यू या फिर क्या होगा बच्चों? कैपिटल क्यू होगा। अब बात आती है कि कोई वस्तु धनावेशित कब बनेगी, कोई वस्तु ऋणावेशित कब बनेगी, तो इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो धनावेशित वस्तु की बात की जाए तो धनावेशित कब बनती है? तो इसके बारे में अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। वह पदार्थ क्या हो जाता है बच्चों? धनावेशित हो जाता है। यहां पे समझने वाली बात है इलेक्ट्रॉन का त्याग, और इसको अगर समझे तो बहुत ही बेसिक सा अपने पास में फॉर्मूला होता है। जैसे एक सोडियम का परमाणु ले और इस सोडियम के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। सोडियम में से क्या कर दिया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया सोडियम आयन बन गया। ये कैसा है? धनायन है। तो जब इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया, छोड़ा इसको, तो उस कंडीशन के अंदर सोडियम क्या बन गया? सोडियम प्लस बन गया, मतलब ये धनावेश है। क्या है बच्चों? धनावेशित बन गया। तो इसी तरीके से ऋणावेश कब बनेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्यों है कमी? वो अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते ही है, अक्सटर नियम वगैरह बहुत सारे नियम पढ़ाए जाते हैं। खैर उसके अंदर अपन ज्यादा जाएंगे नहीं, बस तुम्हें तो अभी इतना समझना है कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? ऋणावेशित हो जाए। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन ने क्या किया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले लिया क्या बन गया ये बच्चों? Cl- बन गया। तो ऋणावेश आने के पीछे कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन। धनावेश आने के पीछे कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि चाहे धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, दोनों के आने के पीछे कारण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग समझते हो कि हमारे पास में जो परमाणु का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, नाभिक के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है। और नाभिक में ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल फोर्स लगता है। कौन सा बल? नाभिक के बल। तो प्रोटॉन तो निकलने वाला है नहीं, ना तो प्रोटॉन को दिया जा सकता है ना प्रोटॉन को निकाला जा सकता है। बहुत भयंकर बल है ये। इस बल को तोड़ने के लिए कई सारे परमाणु बम वगैरह फोड़ने पड़ते हैं, तब जाके नाभिक का विखंडन होता है या संलयन होता है। खैर उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, ये भी चैप्टर अपने आएगा। तो नाभिक को तोड़ना कोई नॉर्मल सी मामूली सी बात नहीं है। तो प्रोटॉन तो कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु ने छोड़ा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु ने छोड़ा तो वो परमाणु कैसा बन जाएगा बच्चों? पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। लेकिन अगर किसी पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो वो कैसा बन जाएगा बच्चों? नेगेटिव बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के आने के पीछे कारण कौन होता है?
तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पे अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख लेना कि पदार्थ के आवेशित होने का मूल कारण इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, न कि प्रोटॉन का। प्रोटॉन का आदान प्रदान करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए नाभिक से प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है। क्या यहां तक की बच्चों बात समझ में आई है? इसको बेटा कर लो। तो यहां तक की बात हमने की। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि आवेश जो होता है वो कितने तरीके के गुण बताता है। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, आवेश की क्या क्या स्थितियां होती है। गुण तो अपन बाद में पढ़ेंगे, खैर पहले अपन बात करेंगे स्थितियों की, कि आवेश किस किस तरीके की स्थिति के अंदर क्या क्या किस किस तरीके की घटनाएं शो करता है। तो यहां पे अब अपना जो टॉपिक आता है वो है बच्चों आवेश की स्थितियां। आवेश की स्थितियां, कि आवेश कितने प्रकार की स्थितियों में पाया जाता है और किस किस तरीके की घटनाएं वो शो करता है। तो बेसिकली अगर बात की जाए आवेश की स्थितियां, तो आवेश की मूलभूत रूप से अपन 3 प्रकार की स्थितियां बताते हैं। कौन कौन सी, अगर उसके बारे में चर्चा करें तो पहली जो अपनी स्थिति होती है आवेशों की स्थितियों में वो है विरामावस्था। जो स्थिर वैद्युति की पढ़ रहे हैं वो वही है। अभी तो बेसिक में पढ़ा रहा हूं आवेश के बारे में, कि आवेश बेसिक है क्या, कहां से आया, क्या है इसके बारे में, गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का आना। तो आवेश की बेसिक जो है वो 3 स्थितियां होती है। पहली कौन सी है बच्चों, विरामावस्था। फिर कौन सी है, तो दूसरी नंबर पे आती है नियत वेग से गतिमान अवस्था। नियत वेग से गतिमान अवस्था। और तीसरी आती है त्वरित अवस्था। ये 3 अवस्थाएं बेसिकली आवेश के बारे में बताई जाती है, कि आवेश कितनी कंडीशन शो करता है। तो विरामा अवस्था, नियत वेग से गति भी करेगा तो नियत वेग से, और तीसरी जो है वो त्वरित अवस्था होती है, गति भी अगर करे। अगर त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन। पहले आवेश 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब त्वरित हो गया वो। तो आवेश की 3 स्थितियों के बारे में बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, जरूर नोट करना। विरामा अवस्था में, जब आवेश विरामा अवस्था में होता है तो याद रखिएगा कि हमेशा विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि आवेश विरामा अवस्था में किस क्षेत्र का निर्माण करता है। या फिर इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र का स्रोत कौन है। समझ में आ रही है बात। तो विरामा अवस्था में जब आवेश रहेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब हुआ, कि मान लीजिए ये आवेश Q है, तो ये अपने चारों ओर एक घटना बताता है, एक क्षेत्र का निर्माण करता है, और वो क्षेत्र इसके चारों ओर पूरा 3D में होगा। ये सर्कल नहीं है, ये पूरा गोला है, जो बोर्ड के बाहर भी है, बोर्ड के पीछे भी है, चारों ओर से ढका हुआ। तो ये आवेश किस कंडीशन में है, तो ये है विरामा अवस्था में। किस अवस्था में है बच्चों, विरामा अवस्था में। और जब ये आवेश विरामा अवस्था में होता है तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र का निर्माण होता है, याद रखिएगा वो क्षेत्र कौन सा होता है, विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र का निर्माण आवेश के विरामा अवस्था में होगा। फिर दूसरी कंडीशन कौन सी आती है बच्चों, नियत वेग से गतिमान। नियत वेग से गतिमान का मतलब यहां पे त्वरण कितना है बच्चों, 0। कोई त्वरित नहीं हो रहा है। जो आवेश आपका है, जैसे Q आवेश है, वो v रफ्तार से भागना शुरू कर दे, v रफ्तार से जा रहा है, और ये v क्या है बच्चों, नियत है। तो अगर कोई आवेश नियत वेग के साथ में गति कर रहा है तो याद रखिएगा बच्चों कि विद्युत क्षेत्र तो बनता ही बनता है। विद्युत क्षेत्र तो विरामा अवस्था में भी बनता है और नियत वेग से गतिमान अवस्था में भी बनता है।
लेकिन साथ ही साथ के अंदर एक और क्षेत्र तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस होगा और वो है चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन जो है वो AIPMT में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जब भी कोई आवेश नियत वेग से गतिमान होता है तो वह उत्पन्न करता है, फिर ऑप्शन दिए हुए थे विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, लास्ट जो ऑप्शन था वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो थर्ड ऑप्शन सही था, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो जब भी कोई आवेश नियत वेग से गतिमान होता है तो बच्चों याद रखना कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ कौन सा क्षेत्र बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण होगा। फिर अब बात करते हैं त्वरित अवस्था की। त्वरित अवस्था का बच्चों क्या मतलब हो गया? A इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर A की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये बेसिकली जो है वो त्वरित अवस्था में है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो हो रही है वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। मतलब वेलोसिटी चेंज होने का यहाँ पे बेसिक मतलब हो गया कि जो आवेश है वो सरल आवर्त गति कर रहा है, ऐसे मान सकते हैं। सरल आवर्त गति बच्चों पता ही है क्या होता है कि ये आवेश है, ये आवेश ऊपर नीचे होना शुरू हो गया, पागल हो गया एकदम, ऐसे समझो। तो जब ये बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, तो इसके अंदर से कुछ तरंगे निकलती है, कुछ वेव्स निकलती है, और उन्हीं तरंगों को याद रखना बच्चों क्या नाम दिया गया है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये बेसिक 3 अवस्थाएं होती है आवेशों की, कि आवेश जब रुका हुआ होगा तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, आवेश जब गतिमान अवस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण होता है, लेकिन आवेश जब त्वरित अवस्था में होगा, सरल आवर्त गति करेगा, दोलन गति करेगा, तो उस केस के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है। तो अपन 12th के अंदर अगर मोटा मोटी में अगर कहूं तो 12th में जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो उसके अंदर 2 क्षेत्र आपके बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो है विद्युत क्षेत्र। अगर आपने पूरा सिलेबस मैंने स्थिर वैद्युतिकी के जो भाग लिखे थे उसमें देखा हो तो आपका पहला चैप्टर का नाम विद्युत क्षेत्र है। तो आप समझ में आ रही होगी बात की विरामावस्था में अपन स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के बारे में क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि आवेश क्या है? रुका हुआ है भैया। और जब आवेश रुका हुआ होगा तो कौन सा क्षेत्र बनेगा? विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। तो ध्यान रखना 12th के अंदर 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में पढ़ा जाएगा, और वो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये पूरी समरी बताई गई है। अब अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि अपना कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। क्लियर है बच्चों?